हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और अपने टारगेट पर फोकस कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में होने वाले प्रमुख घटनाओं के बारे में। हम लोगों ने निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाओं को भी देखे हैं। पुंकेसर पुष्प नर जननांग को भी देख चुके हैं तथा परागकोश की संरचना को भी देख चुके हैं। ओके, और अब आता है अगली हेडिंग है लघु बीजाणु जनन। इसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस शब्द ही बता रहा है कि हम क्या कहना चाहते हैं, या फिर ऐसे हिंदी में देखें तो लघु बीजाणु जनन भी बता रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए माइक्रोस्पोरो मतलब माइक्रोस्पोर जेनेसिस मीन्स होता है निर्माण करना या बनना। ठीक, तो इसका एक लाइन में डिफिनीशन हो जाएगा कि माइक्रोस्पोर का बनना या निर्माण होना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ओके, और बाकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बहुत प्रक्रियाएं हैं, तो आइए उसे देखते हैं एक एक करके। और हिंदी में भी देखिए स्पष्ट हो रहा है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु मीन्स लघु बीजाणु, जनन मीन्स निर्माण होना या बनना होगा यहाँ पर। ओके, तो लघु बीजाणु का निर्माण होना हिंदी में। ओके, तो आइए अब देखते हैं लघु बीजाणु के एक एक पॉइंट को देखते हैं। आइए देखते हैं इसे। देखिए, इस क्रिया के अंतर्गत परागकोश तथा परागकणों का परिवर्धन होता है। ठीक है, लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत परागकोश तथा परागकणों का निर्माण होता है। ओके, एक तरुण परागकोश की अनुप्रस्थ काट देखने पर पता चलता है वह विभज्योतिकी, उसे इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का समूह है जो वह त्वचा के से घिरा होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक मेच्योर परागकोश का अनुप्रस्थ काट देखने पर यह पता चलता है कि वह त्वचा के नीचे मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का समूह होता है। ओके, देखिए, जब एक मेच्योर परागकोश का अनुप्रस्थ काट काटा जाएगा तो पहले इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, देखिए इसके वाह सतह, इसे वाह त्वचा कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक, एपिडर्मिस, और उसके अंदर जो है विभज्योतिकी या फिर मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं। ओके, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, वह लगातार कोशिकाओं का विभाजन करती हैं। उसके बाद आगे देखिए, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल सेल अपने दीर्घाकार अस्पष्ट केंद्रक व गाढ़े जीवद्रव्य की उपस्थिति के कारण अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं तथा इन्हें प्रप्रसु कोशिकाएं या आर्चिपोरियल सेल कहते हैं। ओके, इस वाह है त्वचा के नीचे की कोशिकाएं, इस वाह त्वचा के नीचे की कोशिकाएं एपिडर्मल सेल कहलाती हैं। ठीक, एपिडर्मल सेल कहलाती हैं, और वो एपिडर्मल कोशिकाएं जो होती हैं वह अपने आकार को बड़ी कर देती हैं तथा उसमें अस्पष्ट केंद्रक और गाढ़े रंग का जीवद्रव्य उपस्थित होने के कारण वह अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। ओके, और उसमें जो है धीरे धीरे वैस्कुलर बंडल दिखाई देने लगता है, और जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला करके वैस्कुलर बंडल बोला जाता है। ये आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। उसके बाद तो ये जब कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं प्रप्रसु कोशिकाएं या फिर आर्चिपोरियल सेल्स कहते हैं। ओके, फिर आइए आगे यहाँ देखते हैं। प्रत्येक आर्चिपोरियल सेल परिणत विभाजन की सहायता से विभाजित होकर बाहर की ओर प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा भीतर की ओर एक प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ओके, अब उसके आगे की प्रक्रिया देखिए। ठीक है, उसके आगे की प्रक्रिया देखिए। अब वही कौन आर्चिस्पोरियल सेल जो होता है वह एंटीक्लिनल या फिर परिणत विभाजन करेगा। ठीक, परिणत विभाजन का मतलब लंबवत विभाजन करेगा और निर्माण करेगा प्राथमिक भित्तीय कोशिका का। ठीक,
प्राथमिक वित्तीय कोशिका का निर्माण करेगा और प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल का निर्माण करेगा। ठीक, बाहर की ओर प्राथमिक वित्तीय कोशिका तथा अंदर की ओर पुंग बीजाणु जनन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ओके, ये दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। कौन दोनों कोशिकाएं? यही प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं तथा पुंग बीजाणु जनन कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। उसके बाद विभाजन के फलस्वरूप प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं 3 से 5 वित्तीय स्तर को बनाती है। जब दोनों विभाजन करती रहती हैं तो प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं जो होती हैं प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं 3 से 5 वित्तीय स्तर का निर्माण करती हैं। ओके, इसमें वाय स्तर के नीचे वाली परत की कोशिका भित्ति प्रायः मोटी हो जाती है, जिसे अंतः स्तर या इसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोथीसियम। ओके, देखिए वाय स्तर के नीचे वाली कोशिका भित्ति जो होती है, देखिए मोटी हो गई है। ठीक, या अंतः स्तर जो होती कोशिका भित्ति जो होती है मोटी हो गई है। उसके बाद आगे देखिए, परागकोश में जिन स्थानों से स्फुटन होता है वह भित्ति पतली रह जाती है, वह स्थान रंध्रक, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टोमियम कहते हैं। ओके, यही है, देखिए स्टोमियम रंध्रक। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ से परागकोश को फटना होता है वहीं से फट जाता है परागकोश और परागकण बाहर निकल जाते हैं। ओके, अभी जो है फिगर को भी थोड़ा शॉर्टकट में बताएंगे। फिर आगे देख लीजिए, अंतः स्तर के नीचे वाली 1 से 5 भित्ति कोशिकाएं मध्य स्तर तक तथा सबसे नीचे वाली टैपिटम बनाती हैं। अंतः स्तर के नीचे वाली 1 से 5 भित्ति मध्य स्तर को बनाती है तथा सबसे नीचे वाली भित्ति टैपिटम को बनाती है। ओके, तो टैपिटम क्या होता है? टैपिटम जो होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका को भोजन प्रदान करता है। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, टैपिटम परागकोश की एक कोशिकीय अंतःभित्ति है, जिसकी कोशिकाएं बड़ी, लंबी व समसूत्री विभाजन द्वारा बहुगुणित हो जाती हैं तथा बाद में नष्ट होकर के लघु बीजाणुओं को पोषण देने का कार्य करती हैं। ओके, टैपिटम जो होता है परागकोश की एक कोशिकीय अंतःभित्ति है। ठीक, और ये कोशिकाएं जिसकी कोशिकाएं मतलब टैपिटम की कोशिकाएं बड़ी और लंबी होकर उसमें समसूत्री विभाजन द्वारा बहुत से मतलब 4 से 5 टैपिटम भित्ति का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, और वह बाद में नष्ट होकर के लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। ओके, अब आगे देखिए टैपिटम की कोशिकाएं स्रावी, ग्रंथिल तथा अमीबीय या फिर प्लाज्मोडियल प्रकार की होती हैं। ओके, तो अब जो है अभी थोड़ा सा 2 लाइन और बाकी है, जगह का अभाव होने के कारण जो है उसे नहीं लिखें, अभी इसको मिटा करके उसे लिखेंगे। तो आइए पहले इसे देख लेते हैं फिगर को। देखिए, एक मेच्योर परागकोश है। ठीक, एक मेच्योर परागकोश को आप अनुप्रस्थ काट द्वारा उसे काट करके देखते हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है? सबसे ऊपर की ओर वह त्वचा दिखाई देती है, उसके अंदर कोशिकाएं भरी होती हैं। उस कोशिकाओं को मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं या फिर विभवोज्योतिकीय कोशिकाएं कहते हैं। ओके, इस कोशिकाओं का कार्य क्या होता है कि यह लगातार विभाजन करती रहती हैं। ठीक, इन कोशिकाओं का कार्य होता है कि अपनी कोशिकाओं में लगातार विभाजन करती रहती हैं। वह त्वचा के नीचे हाइपोडर्मल सेल जो होती हैं उसमें वह जो अपने साइज को कुछ बढ़ा देती हैं और उसमें एक सत्य केंद्रक आ जाता है और गाढ़े रंग का जीव द्रव्य आ जाता है। ओके, गाढ़े रंग का जीव द्रव्य आ जाने के कारण वह कोशिका दूसरी अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, मतलब अलग दिखाई देने लगती है। देखिए यहाँ पर यह कोशिका है ना, एक यह आकार में बड़ी हो गई और उसमें सत्य केंद्रक आ गया और उसमें गाढ़े रंग का जीव द्रव्य भर गया।
जीव द्रव्य भरने के बाद जो है ये अन्य कोशिकाओं से अलग हो गई। ठीक, अब ये अन्य कोशिकाओं से अलग हो गई। जब ये अन्य कोशिकाओं से अलग हो गई तो अब उसे कहेंगे प्रप्रस्व कोशिकाएं या फिर आर्ची स्पोरियल सेल। ठीक, तो उसे आर्ची स्पोरियल सेल कहेंगे। उसके बाद जब आर्ची स्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल या परिणत विभाजन होगा तो बाहर की ओर प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण होगा और अंदर की ओर पुंग बीजाणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा देखिए, अंतःस्तर के नीचे 1 से 5 लेयर होती हैं और उन्हें कहते हैं मध्य स्तर। ओके, और मध्य स्तर के नीचे टैपिटम होता है। टैपिटम जो होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका को घेरे रहता है। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका को घेरे रहता है और उसको भोजन प्रदान करता है। ओके, और ये तो पता है आपको ना कि पराग कोश को जब हम काटेंगे तो उसमें 4 पालियां होती हैं। 4 पालियां होती हैं। 4 पालियों में लघु बीजाणु धानियां होती हैं। ठीक, और लघु बीजाणु धानियों में पराग कण भरे होते हैं। ओके, वो तो आपको हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो आइए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, इसमें वास्कुलर बंडल या फिर संवहन ऊतक का भी निर्माण होगा। ठीक, उसके बाद जो होता है जब परागकोश मैच्योर होता है उसके बाद जहाँ से परागकोश फटता है उस स्थान को कहते हैं रंध्रक या फिर स्टोमियम। ठीक, स्टोमियम कहलाता है। जहाँ से परागकोश फटता है उस स्थान को स्टोमियम कहा जाता है। देखिए यहाँ पर स्टोमियम है, यहाँ से परागकोश फटेगा और परागकण रिलीज होंगे। तो अगली प्रक्रिया में अगले फिगर में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए स्टोमियम फट गया है, उसके बाद परागकण रिलीज हो रहे हैं। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। ओके, देखिए यह परागकोश है, परागकोश में परागकण पाए जा रहे हैं। ओके, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम अगले वीडियो में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो अब आइए जो है इसे मिटा करके 2-4 लाइन और है उसे भी बता देते हैं। उसके बाद फिर अगली हेडिंग पर चलते हैं। ओके, तो हम लोग टैपिटम की कोशिकाएं स्रावी, ग्रंथिल तथा अमीबी या फिर प्लाज्मोडियल प्रकार की होती हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा अभी जस्ट, और व्हाइट बोर्ड पर जगह ना होने के कारण उसे मिटाना पड़ा। उसके आगे देखिए, टैपिटम की जो है अमीबीय प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उसकी अरीय भित्ति जो है टूटकर जीव द्रव्य को पराग कक्ष में छोड़ देते हैं। ओके, जब टैपिटम की कोशिकाएं कोशिका भित्ति तथा कोशिका कला के मध्य पहुंचकर स्पोरोपोलेनिन के द्वारा घिर जाता है तो यह यूबिस काय बॉडी कहलाता है। ओके, यूबिस काय बॉडी कहलाती है। यह यूबिस काय परागकण की वाह्य भित्ति के निर्माण में सहायक होती है और यह यूबिस काय जो होती है परागकण के वाह्य भित्ति के निर्माण में सहायक होती है। ओके, तो अगला हेडिंग है प्राथमिक पुंग बीजाणुजनन कोशिकाएं। ओके, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। ओके, तो इस फिगर में आपको एक कंफ्यूजन रहा होगा कि जब प्रप्रसु कोशिकाएं या फिर आर्ची स्पोरियल सेल पेरिक्लिनल डिवीजन या परिणत विभाजन के द्वारा विभाजित होती है तो बाहर की तरफ प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनती है और अंदर की तरफ पुंग बीजाणुजनन कोशिका बनती है। तो आपको कंफ्यूजन रहा होगा कि बाहरी जो होती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका तो लिखा हुआ है, अब पुंग बीजाणुजनन कोशिकाएं कहाँ लिखी हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन रहा होगा। इसलिए आइए यहाँ पर देखते हैं पुंग बीजाणुजनन क्या होता है। ओके, देखिए प्राथमिक पुंग बीजाणुजनन कोशिकाएं प्रत्यक्ष रूप से 2 या 3 विभाजनों की सहायता से विभाजित होकर अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ओके, तो
प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिकाएं जो होती हैं वह 2 या 3 विभाजनों की सहायता से ए लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती हैं। ओके, इसके बाद आगे देखिए, ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। ठीक, ये प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिकाएं जो होती हैं वह द्विगुणित होती हैं। ओके, तो आगे देखिए, प्रत्येक क्रियात्मक लघु बीजाणु मातृ कोशिका एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के 4 अगुणित परागकण या फिर लघु बीजाणु बनाती है। ओके, प्रत्येक क्रियात्मक लघु बीजाणु मातृ कोशिका एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के 4 अगुणित परागकण या फिर लघु बीजाणु बनाती है। ओके, यही लघु बीजाणु मातृ कोशिका एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के 4 परागकण या फिर 4 अगुणित परागकण या फिर लघु बीजाणु का निर्माण करती है। देखिए, इसमें जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका भरी हुई हैं, तो प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो मतलब क्रियात्मक है, जो सक्षम है, और जो कुछ तो डेड हो जाती हैं, कुछ उसमें जीवित रहती हैं। तो जो जीवित हैं वह मियोसिस द्वारा या फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित 4 परागकण या बीजाणु बनाती हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।